वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एनसीईआरटी हाइलाइट्स कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। सो हम आज इसके एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को काफ़ी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। देन ये चैप्टर हम हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट से भी कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, जिसके ऊपर मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनोटेटेड एनसीईआरटी भेज दी है। अब मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन की भी एनोटेटेड एनसीईआरटी भेज दूंगी, उसके बाद उनके नोट्स भी भेज दूंगी। फर्दर जो भी अपडेट्स या नोट्स होंगे उन सब के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। आज हम शुरू करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर से, लेकिन उसके पहले अगर किसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है और अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देख रखा है मुझसे, तो उस वीडियो का लिंक भी, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल क्या होता है? देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, चाहे फिर वो कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग है तो उसने अपनी लाइफ जो है वो किसी ना किसी सेल से स्टार्ट की होगी। और हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जब सेल डिवीजन होता है तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे फर्दर लाइफ प्रोसेसेस चले थे। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे एक सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड करता है, कैसे एक सेल रिप्रोडक्शन के लिए डिवाइड करता है। सो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी लाइफ स्टार्ट करता है जस्ट बाय अ सिंगल सेल ओनली। सेल गोज फ्रॉम सच डिवीजन, एक सेकेंड ना, हाँ, जो सेल होता है वो स्टार्ट करता है अपना एक बड़े ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है डिवीजन, जिसके अंदर ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अगर वो लिविंग है तो वो अपनी लाइफ एक सेल से स्टार्ट करेगा, फिर सेल के अंदर डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से वो पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। जो सेल है रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को दो सेल के अंदर डिवाइड कर लेता है। कैसे कर लेता है अपने आप को डिवाइड? ये देखो, ये यहाँ पे एक पेरेंट सेल है। अब यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वो जब डिवीजन करेगा तो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे या फिर हाफ हो जाएंगे पेरेंट सेल से, डिपेंड करता है वो इस बात पे कि किस टाइप का हमने डिवीजन किया है। अगर हमने माइटोसिस किया है तो नंबर जो होंगे, जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम हमको डॉटर सेल में भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जितने सेल पेरेंट सेल में है उनके आधे सेल हमें डॉटर सेल में मिलेंगे, उनके आधे क्रोमोसोम हमें डॉटर सेल में मिलेंगे अगर डिवीजन मियोसिस का है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगेन, मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस, इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल बना लेता है। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो साइकिल होती है ग्रोथ डिवीजन की, अलाउ करता है एक सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कहा सेल डिवाइड होता है, तो सेल को डिवाइड होने की जरूरत क्या है? भगवान एक ही बड़ा सेल बना देते, डिवाइड होने की क्या जरूरत है? देखो, जब एक सेल ग्रोथ करेगा, एक ही सेल है और अगर वो ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा होगा तब उसका न्यूक्लियस तो उतना सा ही है जितना है, लेकिन वो सेल बड़ा हो रहा है, सेल बड़ा हो रहा है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज कर रहा है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो थोड़ा सा, साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो हमने इंक्रीज कर दिया, तो जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है सेल के अंदर, जो बैलेंस रहना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस रेशियो को अगेन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म था बड़े हुए सेल का आधा आधा हो गया दोनों के अंदर, और जो न्यूक्लियस था वो दोनों के अंदर डिवाइड हो गया। तो अब जो भी हमारे डॉटर सेल होंगे उनके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा। ये तो हुआ एक रीजन। उसके बाद दूसरा रीजन है सेल की ग्रोथ भी जरूरी है, और जो डीएनए होता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसको रेप्लिकेशन कराना भी तो जरूरी है। वो कब होगा? जब हम सेल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेल साइकिल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और उसके अंदर सेल की ग्रोथ भी होती है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है वो एस फेज के अंदर होता है। अगेन
एस फेज क्या होता है वो अभी हम डीपली समझेंगे, अभी इतना ध्यान रखो डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस एस फेज के अंदर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल की ग्रोथ का फेज। 3 मेन प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के अंदर की, सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेम चीज है। जो सीक्वेंस है इवेंट का, कैसे स्टेप बाय स्टेप जीनोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहे सेल के और इवेंचुअली डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर, ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेट होगा और उसके बाद डिवीजन होगा। इस पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं उस पूरे प्रोसेस को। जब जो सेल होता है वो ग्रोथ कर रहा होता है, सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है और ये काफी ज्यादा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है सेल ग्रोथ। अगर मैं सिर्फ साइटोप्लाज्म इंक्रीज की बात करूँ तो हमेशा होता रहता है। जब डीएनए का सिंथेसिस हम कह रहे हैं कि सेल ग्रोथ का मतलब, अगर मैं देखो सिंपल बात है, इस लाइन में क्या लिखा है, अगर मैं सेल ग्रोथ का मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म का बढ़ना मानूं तो वो हमेशा हो रही होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ सेल ग्रोथ का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन तो वो हमेशा नहीं हो रहा होता, वो सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज में एक स्पेसिफिक पोर्शन में होता है जिसे हम कहते हैं हमारा एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज के अंदर होता है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में एंड सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मतलब जो भी डीएनए होगा, जो भी क्रोमोसोम होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे दोनों में, जो दो डॉटर सेल बनी ना उनके अंदर। अभी जो डिवीजन हो रहा है वो इक्वेशनल होता है, रिडक्शनल, अगेन ये डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा डिवीजन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो इन सबको देखने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ इस एक डायग्राम को देखते हैं और इससे हम पूरा सेल साइकिल का चैप्टर समझ लेंगे, मोस्ट ऑफ द पोर्शन समझ लेंगे, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को थोड़ा बीच में लाऊं पहले। हाँ, क्या होता है देखो, अभी जब हम सेल के डिवीजन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो जो हमारा सेल होता है वो इस फेज में होता है, हमारे G1 फेज के अंदर होता है। G1 फेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है ना, सेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, आरएनए बनता है और प्रोटीन इंक्रीज होता है, ये 3 चीजें होती है। पहले वाले फेज के अंदर सेल की ग्रोथ होगी, आरएनए बनेगा और प्रोटीन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा एस फेज। एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए वो रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके अंदर जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम है सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होंगे, उनका नंबर अभी बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी डिवीजन हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगे, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे और जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो जितना था उतना ही रहेगा, क्रोमोसोम का अमाउंट चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होगा, अगेन ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने कहा था ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो नहीं रुकेगी, फिर से सेल ग्रो करेगा, सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को सेल डिवीजन के। देखो जब वो G1 में था तब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था आरएनए और प्रोटीन बढ़ा के, किसके लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। अब क्योंकि डीएनए तो रेप्लिकेट हो चुका है तो अब नेक्स्ट फेज में सेल फिर से ग्रो करेगा और अपने आप को प्रिपेयर करेगा इस वाले एम फेज के लिए, जिसके अंदर उसका एक्चुअल डिवीजन होगा। एम फेज जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। मोस्ट ड्रामेटिक क्यों, क्योंकि ये वही फेज है जिसके अंदर एक्चुअल जो है सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एम फेज है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स कौन से, एक देखो ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये होता है हमारा कैरियोगेमी, कैरोकाइनेसिस के कैरोकाइनेसिस प्रोसेस को कहते हैं, और जो लास्ट वाला ये जो पिंक पोर्शन दिख रहा है ये होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है अगेन उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या है, जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस होता है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका साइटोप्लाज्म भी हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमने कर दिया साइटोकाइनेसिस, हो गया। अब साइटोकाइनेसिस करना इजी, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस करना है उसके लिए हमें 4 स्टेप चाहिए होते हैं, चाहे फिर वो माइटोसिस हो चाहे फिर वो मियोसिस हो। तो देखो 4 स्टेप कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, उसके बाद आता है हमारा एनाफेज, उसके बाद लास्ट आता है हमारा टीलोफेज, ठीक है। जो प्रोफेज होता है वो
स्टार्टिंग वाला फेज होता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल हमें सेल के डिवीजन के टाइम करते टाइम नहीं चाहिए होता है, हम उन सबको हटा देते हैं। बाकी हम हर एक फेज को डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखो कि ये वाला फेज मैंने कहा एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज है, इसलिए ये सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज है। लेकिन तो फिर यह क्या है, इनके अंदर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इनके अंदर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इनके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। मतलब यहाँ से लेके ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ना, देखो ये बाहर वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है इसको हम इंटरफेस कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये सेल के अंदर सबसे बड़ा होता है, 95% होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और ये वाला क्योंकि ये भले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन करता है तो नीट का एग्जाम कितने घंटे का होगा, सिर्फ 3 घंटे का होगा। मोस्ट ड्रामेटिक फेज वही है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज वही है। एक्चुअल मार्क्स किसके बेसिस पे आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन वो तो सबसे कम टाइम पीरियड का है। लेकिन उसके पहले जो प्रिपरेशन वाला टाइम होता है, जहाँ पे हम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम होता है, एटलीस्ट फॉर अ ईयर होता है। तो यहाँ पे जो इंटरकाइनेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन है, इसलिए वो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है। लेकिन एम फेज जो खुद जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है वो कम टाइम पीरियड में हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई, यहाँ पे मेरे जो सेल हैं वो ऐसे डिवाइड कर गए। अब जो सेल अगर वो यहाँ पर एग्जिट कर जाता है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एग्जिट कर जाता है, सस्पेंड नहीं करता है, उस स्टेज को यहाँ पे हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। ये जो क्यूसेंट स्टेज होती है एक इनएक्टिव स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्यूसेंट स्टेज होती है, यहाँ पे जो सेल है वो कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मैंने कहा इनएक्टिव स्टेज होती है पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मतलब उस वक्त जो सेल है अपने आप को कहेगा कि अभी मैं ग्रोथ नहीं करूंगा, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब मेरे में ग्रोथ करने की क्षमता है, मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा तब तक जब तक ऐसा कोई कमांड ना आए कि कोई टिश्यू रप्चर हो गया है। मानो लीवर के सेल होते हैं या फिर हार्ट के कुछ सेल होते हैं, वो वाले सेल इस स्टेज के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, हम अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन मान लो लीवर का कोई पोर्शन डैमेज हो गया, तो उस पोर्शन को सही करने के लिए, उस पोर्शन को रिपेयर करने के लिए जो डिवीजन होगा वो ये सेल कर लेंगे, लीवर के सेल वो वाला डिवीजन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बिल्कुल निकम्मे सेल नहीं होते ये लोग, लेकिन इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। और ये G0 फेज जो है वो G1 फेज को एग्जिट कर जाता है, लेकिन सस्पेंड नहीं करता है। क्रिस्टल क्लियर, ये डायग्राम इजी था। अब इसको इसी डायग्राम को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो होता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर का होता है। जो भी एक यूकेरियोटिक सेल का अगर पूछे कितने टाइम में उसका सेल डिवीजन होता है, तो वो होता है 24 आवर्स में। ठीक है, जो भी सेल डिवीजन होता है वो कैसे हो रहा होता है, 24 आवर्स में हो रहा होता है वो सेल डिवीजन। यीस्ट के सेल की अगर मैं बात करूँ तो 90 मिनट्स लेती है वो एक सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए, 1 से 2 सेल बनाने के लिए। सेल साइकिल जो होता है बेसिकली 2 फेज में चलता है, मैंने बता दिया था, एक तो हमारा इंटरफेज, दूसरा हमारा एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अभी देखो ये जो एम फेज है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा फेज जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है या फिर इसमें माइटोसिस हो रहा है। मियोसिस नहीं लिखा है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एम फेज के अंदर माइटोसिस हो रहा है। इंटरफेज जो होता है रिप्रेजेंट करता है फेज को बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। मतलब एक सेल है वो डिवाइड होगा, पहले वो इंटरफेस करेगा, उसके बाद क्या कहते हैं एम फेज आएगा, फिर अगली बार उसी सेल को जब एम फेज में जाना है तब वो क्या करेगा, फिर से एक बार इंटरफेस करेगा। मान लो किसी बच्चे को नीट का एग्जाम देना है तो वो नीट का एग्जाम एक बार देगा, लेकिन 2 नीट के एग्जाम के बीच में जो डिफरेंस होगा वो प्रिपरेशन ईयर होगा। वैसे 2 एम फेज के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो टाइम होगा, वो कौन सा होगा, हमारा इंटरफेस होगा। सिंपल। अब यहाँ पे है कि मान लो कोई भी ह्यूमन का सेल है जो 24 आवर्स लेता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, तो जो एक्चुअल डिवीजन होगा वो तो सिर्फ 1 घंटे तक ही होगा, ओनली फॉर अबाउट एन आवर। तो भाई बाकी के 23 घंटे क्या कर रहा है सेल, बाकी के 23 घंटे सिर्फ उसका इंटरफेस चल रहा है, क्योंकि 95% लॉन्ग पोर्शन होता है। ठीक है, एम फेज जो होता है वो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट करता है, यानी कि उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा होता है। उसके बाद एंड में क्या होता है,
साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को वैसे लोग रेस्टिंग फेज कह देते हैं। जैसे अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते वक्त सब कहेंगे कि तुम लोग रेस्ट कर रहे हो, तो इंटरफेस को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। लेकिन उस वक्त सेल रेस्ट थोड़ी ना कर रहा होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन हमें याद रखना है इंटरफेस क्या होता है, एक रेस्टिंग फेज होता है। टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ द सेल ग्रोथ, दोनों टाइप की सेल ग्रोथ करता है और अपने आप को डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी उसके अंदर जरूरत पड़ने के टाइम पे हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। अब इन तीनों फेज की फुल फॉर्म याद रख लो। जो G1 फेज होता है वो कब होता है, गैप 1 फेज, सॉरी, जो G1 फेज होता है उसको हम गैप 1 फेज कहते हैं, G2 फेज को गैप 2 फेज कहते हैं और S फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा G1 फेज है वो दो माइटोसिस के बीच में और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच, देखो क्या कह रहा है इस डायग्राम देखो। G1 फेज कहाँ पर है, अगर मैं पूछूं G1 फेज कब हो रहा है, माइटोसिस वाले फेज के बाद में और एस फेज के पहले, यानी कि एम फेज और एस फेज के बीच में हो रहा है हमारा जी वाला फेज। ठीक है, यही लाइन इसके अंदर लिख रखी है, अंग्रेजी में लिख रखी है जो हमने अभी डायग्राम में देखी। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टूवर्ड द G1 फेज। G1 फेज मैंने कहा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है तो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, लेकिन G1 फेज के अंदर कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज और सिंथेसिस फेज वो टाइम पीरियड है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, यानी कि डीएनए बन भी रहा है और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो डीएनए का अमाउंट होता है सेल के अंदर वो डबल हो जाता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है, एक सेकेंड, हाँ, मान लो अगर डीएनए जो है वो 2C का है तो बाद में डीएनए जो है वो 4C का हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है, जो मैंने कहा था ना कि न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे होते हैं स्पेस के अंदर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेल के न्यूक्लियस वाले पोर्शन में होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन सेल के साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन में हो रहा होता है। जब G2 फेज चल रहा होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बन रहे होते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ठीक है, सेल ग्रोथ तो हो रही होती है और अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। अब यहाँ पर आ जाओ सब लोग। ठीक है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ। देखो मैंने ना इंटेक्स क्वेश्चन भी साथ साथ करवाए, तो अगर किसी को ये वाला पूरा पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी एनोटेशंस के साथ, जहाँ इसके अंदर इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं अलॉन्ग विद द एनोटेशन ऑन द डायग्राम ऑल्सो, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। फ्री मटेरियल है, ज्वाइन आपको खुद को करना पड़ेगा। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ। पूरी लाइफ में प्लांट और एनिमल ग्रो कैसे करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। डू ऑल द सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। भाई प्लांट के अंदर सारे सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं क्या? आंसर इज नो। हाँ, मैंने कहा था कि जो प्लांट होता है वो अपने लाइफ लॉन्ग ग्रो कर रहा होता है, लेकिन क्या प्लांट के सारे सेल डिवाइड करते नहीं, सिर्फ जो मेरिस्टेमेटिक वाले सेल होते हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। डू यू थिंक ऑल द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल। सारे प्लांट और सारे एनिमल के अंदर सारे सेल डिवाइड करते बिल्कुल भी नहीं। एनिमल और प्लांट के अंदर भी जो सोमेटिक सेल होते हैं या फिर जो लाइफ लॉन्ग रिपेयर वगैरह सेल होते हैं वो हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं। प्लांट के अंदर तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक वाले सेल जो होते हैं वो उसकी लाइफ लॉन्ग जो है अपना सेल डिवीजन कर रहे होते हैं। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ्स इन द हायर प्लांट। हायर प्लांट की बात करें तो कौन कौन सा जो टिश्यूज होते हैं, मैंने कहा मेरिस्मेटिक सेल होते हैं, तो कौन कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो अपने आप को हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे राम और साम, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या ऐसे राम और श्याम टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू एनिमल के पास भी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एनिमल के पास ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं है जो हमेशा 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 सेल डिवीजन करता रहे। ये वाला चैप्टर अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और अगर सब समझ में आया तो पक्का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।